वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। आज जो है पॉलिटी का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट, उसके बाद देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। 3 टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है कल से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, और शुरुआत होगी एंशियंट इंडिया से। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट में क्या कहानी है? हाई कोर्ट में सबसे पहला जो कहानी है भैया, वो शुरुआत होता है अपॉइंटमेंट से। आपको पता है कि अपॉइंटमेंट जो जज का जो होता है, हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट वो किनके द्वारा किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं। थर्ड जज केस की कहानी थी, जिसमें ये कहा गया था कि सीजेआई कंसल्ट करेंगे किससे भैया? विद कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, एक तो हो गया सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज का कॉलेजियम होगा। अब सीजेआई कंसल्ट करेंगे इससे। ठीक है, फिर उसके बाद एडवाइस करेंगे किनको? प्रेसिडेंट को। और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे भैया? प्रेसिडेंट करेंगे जज को अपॉइंट। ये है पूरा प्रोसीजर। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने के लिए हाई कोर्ट का? तो सबसे पहली बात है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जुडिशियल ऑफिस होल्ड होना चाहिए कम से कम 10 साल तक, या आप एडवोकेट रहिए 10 साल तक। ठीक है, ये सारा कंडीशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन है किसके लिए? जज बनने के लिए। किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है, उसके बाद टेनियर देखते हैं। 62 साल, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है इस बात को। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि 62 साल जो है टेनियर है किसका भैया? हाई कोर्ट के जज का 62 साल। ठीक है, क्या है? टेनियर है। रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, कॉमन सेंस की बात है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है सेम एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट प्रोसेस को हम लोगों ने डिटेल में जो है वो पढ़ा है। सेम जो है प्रोसेस है किसके लिए? हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है सेम है इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके लिए? जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए। क्या था कहानी? आप जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या था इम्पीचमेंट प्रोसेस। पहली बात हुई कि किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। अगर लोकसभा में इनिशिएट किए तो कम से कम 100 मेंबर को जो है साइन करके देना पड़ेगा स्पीकर को, और अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो कम से कम 50 मेंबर को साइन करके देना पड़ेगा चेयरमैन को। अब एक तरफ है भैया स्पीकर और दूसरी तरफ है चेयरमैन। अगर यहाँ इनिशिएट हुआ तो अगर स्पीकर के हाथ में है कि भैया एडमिट कर ले या रिजेक्ट कर दे। अगर एडमिट कर लिया गया तो फिर 3 मेंबर की बॉडी बनाई जाएगी, जिनमें 3 मेंबर में कौन कौन होंगे भाई? एक तो होंगे सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जज। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे में कौन भैया? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। अगर चार्जेज जो है वो प्रूव्ड हो गया तो फिर अलग अलग हाउस में जो है लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अगर पास कर लिया तो जज जो है वो इम्पीच्ड हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी जज इम्पीच्ड नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। आगे चलते हैं। पावर ट्रांसफर कहानी देखते हैं। इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है। ट्रांसफर देखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद द सीजेआई। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करेगा ट्रांसफ़र, लेकिन कंसल्ट किससे करेगा भैया? सीजेआई से। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 226 में दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का कहानी है किसमें? आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है, 226 में हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया हुआ। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन और कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में अगर बात करें तो उसमें देखा जाएगा मैरिज, डाइवोर्स, ये सब जो है केस देखा जाएगा हाई कोर्ट के जज के द्वारा। ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट का भैया सिविल केस, क्रिमिनल केस सारा होगा कहानी। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन पर कंट्रोल इन्हीं लोग का होता है। ज़्यादा कुछ है ही नहीं हाई कोर्ट में पढ़ना। ठीक है, इतना है, इतना आप याद कर लो, बहुत हो जाएगा भैया। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं भैया? तो प्रेसिडेंट। थर्ड जज केस में हुआ था कि 2 जो है सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करेगा सीजेआई, उसके बाद जो एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे किनको? जज ऑफ द हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन 10 ईयर से सवाल आता है हर बार की भाई, ये 62 साल होता है। ठीक है,
जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो है 10 ईयर। उसके बाद रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस से मैं सुप्रीम कोर्ट जज उसको ट्रांसफर प्रेसिडेंट विद द कंसल्ट विद द CJI। और आर्टिकल ये याद रखना है जुडिशियल रिव्यू के लिए 226। ठीक है, आगे चलते हैं, अपनी कहानी को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सेंटर स्टेट रिलेशन में जो है कहानी शुरू होगा भैया 7th शेड्यूल से। क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल में ही दिया हुआ है पावर को जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में सारा जो पावर का जो डिवीज़न वो दिया हुआ किसमें 7th शेड्यूल में। ठीक है, सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट है, स्टेट के पास कुछ सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कुछ सब्जेक्ट है। तो कहानी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इज अंडर 7th शेड्यूल। ये तो भैया पॉइंट नंबर 1 याद रखना। आर्टिकल नंबर 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। यानी क्या मतलब ये हुआ कि भैया पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कौन देता है? आर्टिकल नंबर 249 देता है कि जब भी सिचुएशन अगर ऐसा हो कि स्टेट में लॉ बनाने की बारी आई तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट का जो फील्ड है यानी स्टेट लिस्ट जो है उसमें से लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 249 एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट जो है उसमें भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन है तो ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा सिचुएशन में क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 249 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट लिस्ट में भी जो है लॉ बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं भैया, आर्टिकल नंबर 248 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 248 से सवाल आता है, इसलिए आता है क्योंकि जितना भी रेसिडुअरी पावर है, बच्चा खुच्चा जो भी पावर है वो वेस्टेड इन द सेंटर, सारा सेंटर के हाथ में ही है। जो भी बच्चा खुच्चा पावर है, एक स्टेट लिस्ट हो गया, एक सेंटर लिस्ट हो गया, एक कंकरेंट लिस्ट हो गया। ठीक है, तो लेकिन और भी कुछ पावर होगा। ठीक है, जो भी बच्चा खुच्चा पावर हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये मान लेते हैं कि कोई नया सिचुएशन आया जिसमें पता चले भैया ये एक नया फील्ड आया जिसमें लॉ बनाना है, तो सेंटर पहले डिसाइड करेगी। ये हो गया भैया रेसिडुअरी पावर, मतलब रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो गया जो किसके अंदर में चला जाएगा? सेंटर के अंदर में चला जाएगा। स्टेट नहीं कहेगा कि इसमें हम लॉ बनाएंगे, नहीं, सेंटर पहले कहेगा नहीं इसमें हम लॉ बनाएंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद इमरजेंसी क्या कहानी भैया? इन द केस ऑफ द इमरजेंसी सेंटर कैन डायरेक्ट ऑन एनी मैटर। आर्टिकल नंबर 249 याद रखो। 249 के अंदर में पावर दिया पार्लियामेंट को कि भैया अगर इमरजेंसी वगैरह आ गया तो भैया किसी भी फील्ड में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लॉ लाना हो, ठीक है, हर एक चीज़ में डायरेक्शन किसका होगा भैया? तो होगा सेंटर का, स्टेट पर। ठीक है, यूनिटरी फीचर को शो कर रहा है ये, जिसको यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि अल्टीमेटली सेंटर हैज़ मोर पावर देन स्टेट शोज यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अल्टीमेटली सेंटर हैज़ मोर पावर, अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा है, देन द स्टेट। ठीक है, शोज यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है या हमारा जो कंट्री में जो है चलता है क्या भैया? यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल करैक्टर, वही कहानी है। आगे चलते हैं, वो सब मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल नंबर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की कहानी दिया हुआ है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 263 है जो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है, याद रखना इस आर्टिकल को, आर्टिकल से डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि आर्टिकल नंबर 263 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, एक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है सर कोई बात नहीं, एक है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है यहाँ भी कोई बात नहीं। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उनको अपॉइंट करने का काम होता है गवर्नर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपॉइंट कौन करेंगे भैया? तो गवर्नर करेंगे। लेकिन अगर रिमूव करने की बारी आई तो रिमूव गवर्नर नहीं करेगा, फिर किन के द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो रिमूव करने का काम किन का होगा? प्रेसिडेंट का होगा, और अपॉइंट करने का काम किन का होगा? ठीक है, गवर्नर का होगा।
इन द केस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं उनको, ठीक है। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या कहानी है भैया, एक स्टेट हो गया, ठीक है, दूसरा स्टेट ये है। अब ये दोनों स्टेट ये चाहता है कि भैया एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग बना देते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग अलग अलग नहीं रखते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं चीज़ों को, तब फिर सिचुएशन सब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जो अपॉइंट करने का जो पावर मिला हुआ था गवर्नर को, वो ख़त्म कहानी। अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया, अब प्रेसिडेंट ही के हाथ में सारा दारोमदार है, किनको अपॉइंट करना है किनको नहीं करना है, ठीक है। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर प्लस चेयरमैन दोनों को इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे भैया, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ट्विस्ट है, सवाल बन जाएगा तो मुसीबत में काम देगा, ध्यान में रखना इस चीज़ को। आर्टिकल नंबर 263 भी ध्यान में रखना। इंटर स्टेट काउंसिल 312 आपको पता ही है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि राज्यसभा के पास पावर है, स्पेशल पावर में हम लोगों ने पार्लियामेंट में पढ़ा है। उसके बाद देखते हैं कमेटी, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन, माने सेंटर स्टेट रिलेशन से कौन सी कमेटी जो है वो जुड़ा हुआ है भैया, ठीक है। 4 कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, उसके बाद राजा मन्नार कमेटी, तीसरा सरकारिया कमीशन और पुंछी कमेटी, ये पुंछी कमीशन। ये जो है 4 कमेटी और कमीशन जो है वो रिलेटेड है किससे, सेंटर प्लस स्टेट से, ठीक है। इनके रिलेशन के बारे में ये सब कमेटी को बनाया गया था, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे अच्छा हो, कैसे सुधारा जाए, उसके रिगार्डिंग ये सारा कमेटी को, कमीशन को बनाया गया था, ठीक है। याद रखना, सवाल आता है MCQ में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द सेंटर स्टेट रिलेशन। इन 4 जो दिया हुआ है, ये 4, ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा जो आपको टिक करना है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहानी है सबऑर्डिनेट कोर्ट की। सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की पहली बात होगी आर्टिकल नंबर 233 से 237 तक है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, किनका काम है भैया, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना काम किनका है, गवर्नर का काम है। पढ़ते हैं आगे, पहले ये देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है भैया, कि नॉट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट, न ही स्टेट गवर्नमेंट में और न ही सेंटर गवर्नमेंट में अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सर्विस में, नहीं सेंटर गवर्नमेंट में और नहीं स्टेट गवर्नमेंट में। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। थर्ड बात क्या है भाई, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उनको रिकमेंड करे भैया कि ये बंदे को बनाना है जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, ठीक है। कौन करेगा, हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा। और ये सब कंडीशन ऑलरेडी होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए 7 ईयर्स तक, ठीक है। कोई भी सर्विस होल्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। और हाई कोर्ट रिकमेंड करे उस बंदे को कि इनको जो है बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट जज। आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अगर डील करता है सिविल केसेस तो उनको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर क्रिमिनल केस को जज कर रहा है ये जज, ठीक है, तो सेम जज को कहा जाएगा सेशंस जज, यानी क्रिमिनल वाले केस को अगर जज कर रहा है तो सेशन जज, और सिविल वाले केस को जज कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का किनके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। गवर्नर सबसे पहले हाई कोर्ट से जो है वो कंसल्ट करेगा और उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट कर सकता है, पोस्टिंग कर सकता है और प्रमोशन कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। एक कहानी देखो, करेंटली अभी जो है ना वो 60 साल तक एज है रिटायरमेंट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज का जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल है अभी, ठीक है।
कहानी क्या, कहानी कि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो जो है चला था कहानी सुप्रीम कोर्ट में कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने ये कहा कि सही है, हमको बढ़ाना है 60 साल से 61 साल करना है, ठीक है, रिटायरमेंट एज। तो जो भी गवाही हैं अभी, ठीक है, और एक और जज थे, तो इन्होंने जजमेंट ये दिया भैया कि देखिए सर, लीगली जो है वो कोई रोका नहीं है आपको, ठीक है, लीगली जो है आपको कोई रोका नहीं है कि आप 60 साल से 61 साल नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने डिसाइड कर लिया है तो आप 60 साल से 61 साल कर सकते हैं रिटायरमेंट एज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश का कहानी, मध्य प्रदेश का स्टोरी बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी 60 साल ही है हर जगह, ठीक है। अभी डिस्कशन में चल रहा है मैटर मध्य प्रदेश में, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हो सकता है 61 साल कर दे मध्य प्रदेश में या 62 साल कर दे, ठीक है, लेकिन 61 साल करने का ही डिस्कशन चल रहा है। अभी लास्ट लेक्चर था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हिस्ट्री वाले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मेहनत अगर हो रहा है तो आप, अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम, देन यू शुड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक।